हेलो एवरीवन, मैं हूं सी अंशु एंड वेलकम टू माय चैनल ईज माय फाइनेंस, जहां पर मैं लेके आती हूं आपके लिए टैक्स एंड अकाउंटिंग की क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना चाहिए और किसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर, जिसमें हम टर्नओवर के बेसिस पे देखते हैं कि जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। दूसरा होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। जीएसटी एक्ट में कुछ कंपल्सरी केसेस दिए गए हैं, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका टर्नओवर क्या है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिट ऑफ टर्नओवर, अगर आप सिर्फ गुड्स का बिजनेस करते हैं और आपका एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है अंडर द सेम पैन आप जितने भी बिजनेस करते हैं उन सभी बिजनेस का टर्नओवर का टोटल अगर 40 लाख को एक्सीड कर जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। और अगर आप सर्विसेज के केस में डील करते हैं या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के केस में डील करते हैं और आपका एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द सेम पैन 20 लाख को एक्सीड कर जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब जीएसटी एक्ट में कुछ स्पेशल स्टेट्स बताई गई हैं जिसमें मैंने मेंशन की हैं, जो कि 11 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और उत्तराखंड है। इन स्टेट्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मल क्राइटेरिया का हाफ है। दैट मीन्स अगर गुड्स का बिजनेस है स्पेशल स्टेट्स में तो 20 लाख, और अगर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ का बिजनेस है तो 10 लाख। अब ये मैंने बात की है अगर आप टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, ओनली एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, तो ये क्लॉज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किन किन केसेस में करवानी है। पहला केस है एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर एन अर्लियर लॉ, दैट इज एक्साइज वैट एंड सर्विस टैक्स, नीड्स टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी 2। अगर आप पहले से ही एक्साइज वैट सर्विस टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना कंपल्सरी है। नेक्स्ट, सेकंड, अगर when a business which is registered has been transferred to someone or demerged, the transferee shall take the registration with effect from the date of transfer। अगर आपका ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस आप किसी को ट्रांसफर सेल कर देते हैं या डीमर्ज हो जाता है आपका बिजनेस, तो जो पर्सन जो बिजनेस टेक ओवर करता है उसके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। थर्ड and very important condition, the one who makes an interstate taxable supply, that means अगर आप goods and services interstate स्टेट से बाहर भी सप्लाई करते हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने टर्नओवर वाला क्राइटेरिया पढ़ा था ये सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है अगर आप विद इन स्टेट बिजनेस करते हैं, क्योंकि अगर आपने स्टेट से बाहर सप्लाई किया है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये वाली इंटरस्टेट सप्लाई वाली कंडीशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड की हुई है। तो अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, और अगर स्टेट के अंदर ही सप्लाई करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट को नहीं एक्सीड करता है तो आप नहीं करवाएं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कैजुअल टैक्स पेयर। कैजुअल टैक्स पेयर कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा दिल्ली में टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस है और मैं बेंगलोर में किसी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ, बट बेंगलोर में मेरा कोई ऑफिस नहीं है। तो मुझे क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले बेंगलोर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। इसे हम कहते हैं कैजुअल टैक्स पेयर। A casual taxable person means a person who supplies taxable goods or services occasionally in a taxable territory where he does not have a place of business। जहां पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर वहां पर भी आप सप्लाई करना चाहते हैं गुड्स या सर्विसेज की, तो आपको वहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है।
नेक्स्ट है एजेंट हु मेक्स द टैक्सेबल सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। अगर आप ऑलरेडी किसी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस के बिहाफ पे काम कर रहे हैं एज अ एजेंट और अदरवाइज, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिसने एक एजेंट को हायर किया है फॉर द सेल एंड सर्विसेज ऑफ हिज व्हीकल्स, सो जो एजेंट है उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। क्लियर है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। नेक्स्ट है अगर आप सप्लाई करते हैं थ्रू ई कॉमर्स एग्रीगेटर, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेलर है तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। द ओनली कंडीशन इज कि अगर आपकी सेल्स 20 lakhs को एक्सीड नहीं करती हैं तब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, बट अगर आपकी सेल्स 20 lakhs को एक्सीड कर जाती हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में सप्लाई करना चाहता है गुड्स या सर्विसेज बट उसका अपना कोई ऑफिस नहीं है तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है दोज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए जनरली जो है पेमेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देने की लायबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ केसेस ऐसे दिए गए हैं जहां पर लायबिलिटी टू पे टैक्स जो है वो रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की होती है इंस्टेड ऑफ सप्लायर की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपका बिजनेस है, आपने एडवोकेट की सर्विसेज ली हैं, ठीक है, तो अगर आप एडवोकेट को पेमेंट करते हो तो एडवोकेट इज द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज एंड यू आर द रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज। तो अगर नॉर्मल केस हो तो एडवोकेट जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना चाहिए, बट अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एडवोकेट टैक्स नहीं जमा करवाएगा। इंस्टेड जो रिसिपेंट है, बिजनेसमैन है जिसने एडवोकेट की सर्विसेज ली है, वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाएगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम कुछ जो केसेस लॉ में बताए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उस केसेस में फॉल करते हैं जहां पर आपको टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मीनिंग होता है मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो कि न्यू दिल्ली में है और उस बिजनेस की ब्रांचेज हैं चेन्नई, मुंबई एंड कलकत्ता में, ठीक है। अब जो ब्रांच है हेड ऑफिस है दिल्ली में, उन्होंने एक एक्सपेंडिचर इंकर किया है फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर जो उन्होंने सब ब्रांचेस के बिहाफ पे भी इंकर किया है। तो जो एक्सपेंस हेड ऑफिस ने इंकर किया है वो उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस उन्होंने अपनी ब्रांचेस के बिहाफ पे भी किया है। तो वो जो एक्सपेंस उन्होंने किया है उसको उन्हें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा बिटवीन इट्स ब्रांचेस ऑल्सो। तो अगर आप आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ब्रांचेस में तो उसे कहा जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है ये बेसिकली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए कंपलसरी होता है। एक सेक्शन है सेक्शन 51 अंडर द जीएसटी जिसमें इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है 1% फ्रॉम दी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स जो वो सप्लायर को करते हैं एक्सीडिंग ₹2.5 लाख। तो उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। क्लियर है। अब ये हमारे 11 केसेस हैं जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। अगर आपका डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस है, ब्रांचेस हैं, तो आपको हर स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए एंड आपको हर स्टेट का एक डिफरेंट जीएसटी नंबर मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेस्टोरेंट है जो दिल्ली में भी है और बेंगलोर में भी है, तो आपको दिल्ली के लिए डिफरेंट जीएसटी नंबर मिलेगा और बेंगलोर के लिए अलग जीएसटी नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस हैं तो आपको हर स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको एक डिफरेंट जीएसटी नंबर मिलेगा। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं एक कंपोजिशन स्कीम के बारे में। क्या है ये कंपोजिशन स्कीम? गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टीडीएस जीएसटी कंप्लायंसेस ना करने पड़े, क्योंकि जीएसटी कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं। आपको मंथली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, मंथली पेमेंट करनी पड़ती है जीएसटी की। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स को गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ देयर टर्नओवर पे जीएसटी पे कर सकते हैं एंड उनको सारी जीएसटी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंपोजिशन स्कीम में कौन से हैं वो स्मॉल टैक्स पेयर? अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया वही सेम है जो मैंने आपको बताया था, टर्नओवर ऑफ ऑल द बिजनेसेस विद द सेम पैन आपको कैलकुलेट करना है फॉर दीज लिमिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो रेट्स हैं वो ये हैं कि अगर गुड्स के केस में आपको 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी पे करना होगा, दैट मीन्स टोटल 1%। रेस्टोरेंट्स के केस में नॉट सर्विंग एल्कोहल आपका 2.5% है। सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में आपका 3% है एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स के लिए भी आपका 3% है। तो आपने आप सोच रहे होंगे इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्यों है? क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये वाला जो कंपोजिशन स्कीम वाला क्राइटेरिया जो है ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है जो विद इन स्टेट ही सप्लाई करते हैं। क्लियर है? कौन से लोग जो हैं जीएसटी कंपोजिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं? उसमें है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको एंड अ पर्सन इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। तो ये 5 लोग जो हैं वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कंपोजिशन स्कीम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कंपोजिशन स्कीम वालों को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। उन्हें जीएसटी एक फिक्स रेट पे करना होता है और वो आईटीसी उसमें से क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट है कि कौन से लोग जो हैं जीएसटी कंपोजिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको एंड अ पर्सन इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। तो ये 5 लोग जो हैं वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कंपोजिशन स्कीम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कंपोजिशन स्कीम वालों को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। उन्हें जीएसटी एक फिक्स रेट पे करना होता है और वो आईटीसी उसमें से क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? थैंक यू।